हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अनदर चैप्टर इन योर रिवीजन प्लान, दैट इज हेरिडिटी। अगेन कार्बन कंपाउंड की तरह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कभी भी पढ़ा नहीं है। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने 8 9 में पढ़े होंगे या कुछ बेसिक आइडिया होता है, बट ये चैप्टर फिर से बिल्कुल अलग होने वाला है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा का पूरा चैप्टर इजी इफेक्टिव वे में समझा देते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो इस चैप्टर को लेके आता है दैट इज जेनेटिक्स। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। अब हेरिडिटी क्या है? सिमिलरिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, सिमिलरिटीज। एंड वेरिएशन का मतलब डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या हो गया? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज जेनेटिक्स। क्लियर है बच्चों? तो जेनेटिक्स स्टडी है सिमिलरिटीज की और डिफरेंसेस की। अब आपने अपने आसपास देखा होगा कि एक प्लांट अपने जैसा ही प्लांट प्रोड्यूस करता है या उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, या कोई एनिमल, इवन ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो अपने जैसे एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट उनमें कुछ बेसिक सिमिलरिटीज भी होंगी और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। एक ही पेरेंट के अगर अलग अलग बच्चे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के, तो उनमें बेसिक बॉडी प्लान तो सेम रहेगा। भाई सबके दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, दो आंखें होंगी, लेकिन फिर भी वो सारे के सारे सेम नहीं होते, है ना। वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं कुछ एक्सटेंट तक एक दूसरे से। तो हेरिडिटी और वेरिएशन की वजह से वो होता है। हेरिडिटी का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जैसा कि मैंने बताया ना, बेसिक बॉडी प्लान सेम रहेगा, बेसिक बॉडी प्लान सेम रहता है, तो वो क्या कहलाता है? हेरिडिटी। जबकि जबकि दूसरा वर्ड क्या था? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो डिफरेंसेस। जो अभी मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो डिस्टिंक्ट वेरिएशन, डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस दिखाई देते हैं अमंग इंडिविजुअल्स। तो वेरिएशन ज्यादा होंगे सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में एज कंपेयर टू एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो वेरिएशन है, दे आर मोर इंपोर्टेंट एज कंपेयर टू हेरिडिटी। भाई सीधी सी बात है, ह्यूमन बींग्स के मैं बताऊं आपको, सबके हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं, लेकिन किसी की भी जैसे भी आपने देखा होगा कुछ लोगों के 6 फिंगर्स होती हैं, तो उस पर हमारी अटेंशन ज्यादा आ जाती है। मतलब बेसिक बॉडी प्लान पे इतना ध्यान नहीं जाता, सिमिलरिटीज को इतना ऑब्जर्व नहीं किया जाता, लेकिन डिफरेंसेस एकदम से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है ना। इसी तरह ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, कौन कि जब जहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन इंडिविजुअल प्लांट में देखने को मिलता है तो हम उसको नोटिस कर लेते हैं। ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज इनहेरिटेंस। इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, इसमें हेरिडिटी भी है एंड इसमें वेरिएशंस भी है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स, और उसका जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, या जिसको हम कह सकते हैं पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है।
क्लियर है? अब कुछ टर्मिनोलॉजी की हम बात करें, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये ऐसा व्हाट यू से चैप्टर है जिसमें बहुत सारी नई चीजें आपके सामने आएंगी, तो उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी से हम स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टर्म्स? तो जैसे ही हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है जीन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी। जीन, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जिसकी हेल्प से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में। और क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं जेनेटिक मेकअप में, तो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत सारी वेरिएशन शो करती है। अब आपको वो भी बताऊंगा कि ये वेरिएशंस क्यों अराइज होते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है, अभी आप चेक कर सकते हैं, आज ये चेक कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स में, अपने क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स के बीच में फ्री एंड फ्यूज ईयर लोब्स, फ्री एंड फ्यूज ईयर लोब्स आप देख सकते हो। कुछ लोगों में जो ईयर लोब है, ईयर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो अटैच होता है, जबकि कुछ में वो फ्री होता है। तो फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स जो बहुत कॉमनली पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं जीन्स जो फंक्शनल यूनिट है डीएनए की, वो डिसाइड करती हैं, डिटरमिन करती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, अब ये जीन अलग अलग फॉर्म में मिलता है। सो कॉन्ट्रास्टिंग या डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन इन अ क्रोमोसोम इज नोन एज अलील। कैसे शो करेंगे जी? ये एक क्रोमोसोम है हमारा, मान लीजिए। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। अब ये जो क्रोमोसोम है, इस पे ये जो जीन प्रेजेंट है, इसके होमोलोग पे भी वहीं पे ये प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों फॉर्म क्या कहलाएंगी? अलील। अब मान लो एक को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल ए से, दूसरे को स्मॉल ए से। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या हो गए? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे? अलील कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में दो तरह की सेल्स देखने को मिलती है, सोमेटिक सेल्स एंड जर्मिनल सेल्स। सोमेटिक एंड जर्मिनल सेल, जिनसे गैमेट की फॉर्मेशन होती है। तो जर्मिनल सेल्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, जबकि सोमेटिक सेल्स ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर? तो ह्यूमन बीइंग्स में आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 22 पेयर जो है वो सोमेटिक सेल्स की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और लास्ट पेयर जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, 23rd, XX इन फीमेल एंड XY इन मेल, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर? तो जीन और अलील का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब बार बार एक और वर्ड आएगा, ट्रेट। ट्रेट वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल फॉर्म में, विजिबल फॉर्म में, फिजिकल फिजियोलॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिज्म में, वो क्या कहलाती है बच्चों? ट्रेट कहलाती है। दैट इज नोन एज ट्रेट। क्लियर? अब दो तरह के ट्रेट होते हैं, दो तरह के फीचर्स होते हैं, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम में गेन करता है, कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में जो गेन करता है वो क्या कहलाता है? एक्वायर्ड ट्रेट।
और इनहेरिटेड जो पेरेंट से आता है, गेन्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट, वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेड। आपने सुना होगा जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं कि इसकी आईज तो अपने मदर जैसी है, इसकी नोज तो अपने फादर के जैसी है, ऐसा कहते हैं ना। तो इसका मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आए हैं? उनके पेरेंट से आए, तो वो इनहेरिटेड है। लेकिन एक रेसलर का बेटा रेसलर नहीं होता, एक सिंगर का बेटा या बेटी सिंगर नहीं होती, क्योंकि वो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं जो कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में गेन करता है, लाइफ टाइम में गेन करता है, वो क्या कहलाते हैं? एक्वायर्ड। ठीक है, तो डीएनए में चेंजेस की वजह से जो आते हैं वो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं, और नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो हम कह रहे थे सोमेटिक सेल्स में जो चेंजेस हैं, वो जब उसमें चेंजेस की वजह से जो कैरेक्टर्स आते हैं वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स याद रखना बच्चों, ट्रांसमिट नहीं होते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होंगे, जब क्योंकि वो सोमेटिक सेल के चेंजेस है। अब आप सिंपल सा एग्जांपल मानो, अगर हम एक रैट की टेल कट कर दें 10, 20, 50 जनरेशन तक, तो क्या टेललेस रैट का बर्थ होगा? नहीं, क्योंकि जो टेल है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, इट इज ए सोमेटिक सेल, और सोमेटिक सेल का जो चेंज है वो कभी भी ट्रांसमिट नहीं होता। तो अगर आप कंपेयर करें एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट को, तो एक्वायर्ड ट्रेट डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, सोमेटिक सेल के चेंजेस, और इनहेरिटेड जो बाय बर्थ होते हैं, पेरेंट्स से ट्रांसमिट होके आते हैं, दे आर चेंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, सोमेटिक सेल्स के चेंजेस हैं। ये डीएनए में चेंजेस हैं, जो जर्मिनल सेल्स है उनके चेंजेस हैं। एक्वायर्ड ट्रेट पास नहीं होते, पियर्स ईयर, लार्ज मस्कुलर साइज, मैंने बताया ना रेसलर का बेटा हमेशा जरूरी नहीं है रेसलर बने, लेकिन आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, ये ट्रांसमिट होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो जीन, अलील, ट्रेट, ये सारी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद क्रोमोसोम। अभी मैंने आपको बताया कि जीन तो क्या है? फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की, जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट है सेल के न्यूक्लियस में, और डीएनए का पीस है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, उसके लिए सिंथेसिस करता है। अगर हम 9th क्लास के थोड़ी सी नॉलेज में जाएं, तो एक सेल होती है ना, सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या कह देते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स कह देते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। अब जब सेल डिवीजन होता है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये फाइब्रस स्ट्रक्चर थिक हो जाती है एंड चेंजेस इनटू रोड शेप स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कह देते हैं? क्रोमोसोम, जिनको हम क्या कह देते हैं? क्रोमोसोम कह देते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, जो सेल डिवीजन के टाइम अपीयर होती है, वो क्या कहला रही है? क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, एंड बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, और जीन हेरिडिटी की फंक्शनल यूनिट है, डीएनए का पीस है। अब आप देखिए, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद ये पता चल चुका है कि 30,000 जीन्स हैं, 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन 46 क्रोमोसोम। तो अब आप देख लीजिए एक क्रोमोसोम पे कितने सारे जीन्स लोकेटेड हैं, एंड ईच जीन कोड फॉर वन स्पेसिफिक प्रोटीन और एक यूनिक फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। क्लियर? तो क्रोमोसोम भी क्लियर हो गया। अब आपको अलील भी क्लियर हो गया। अलील मैंने अब क्यों लिखा दोबारा से?
डिफरेंट फॉर्म है कि गिवन जीन की। अब जैसे हम बात करें हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो टॉल होगा या शॉर्ट की जगह यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है ड्वार्फ होगा। टॉलनेस के लिए कैपिटल टी लिखा जाता है डोमिनेंट, और ड्वार्फ के लिए सेम लेटर स्मॉल फॉर्म में रिसेसिव होता है। तो कैपिटल टी एलील रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी एलील रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। ठीक, उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ए कैरेक्टर, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप। वो क्या कहलाता है, जीन नॉट फिनोटाइप, इट इज नोन एज जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप, अच्छा हाँ, जेनेटिक कोड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप, वो भी ठीक था। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप। जबकि फिजिकल और आउटर अपीयरेंस है किसी ऑर्गेनिज्म की, वो क्या कहलाती है, फिनोटाइप। अब इसी एग्जांपल में हम देखें तो ये टॉल अगर हम कहें तो समझ में आएगा, ड्वार्फ अगर हम कहें तो भी पता चलेगा, तो वो फिजिकल अपीयरेंस है ना। लेकिन इसमें जब आप आगे देखेंगे क्रॉस में, तो यहाँ पे F1 जनरेशन में इस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। आगे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वर्ड बताने वाला हूँ। तो ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, ये भी देखने में टॉल होगा, लेकिन प्योर टॉल से थोड़ा सा कम होगा। तो फिजिकल अपीयरेंस में वो सारे के सारे टॉल दिखाई देंगे, लेकिन एक्सप्रेशन में वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारे के सारे, ये वाले और ये वाले, ये सारे टॉल होंगे। तो फिजिकल अपीयरेंस टॉलनेस होगी, लेकिन जीनोटाइप दोनों का, जेनेटिक मेकअप दोनों का अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएगा, जेनेटिक सॉरी जीनोटाइप। तो जीन्स की फॉर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जीनोटाइप, और अगर फिजिकल अपीयरेंस उसकी पता कर रहे हैं तो वो फिनोटाइप। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटल टी क्या हो गया, इसको कहेंगे प्योर टॉल। ये क्या कहलाएगा, प्योर टॉल। ये क्या कहलाएगा, प्योर ड्वार्फ, क्योंकि मिक्सिंग नहीं है। और ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड टॉल। अब इनके लिए दो वर्ड और यूज कर सकते हैं हम, इनको हम कहेंगे होमोजाइगस, और ये कहलाएगा हेट्रोजाइगस। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने एक नया वर्ड दे दिया, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ये क्या होता है, वो भी बताएंगे आपको। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमो, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब है सेम, कि ऐसी कंडीशन जब एक जैसे एलील प्रेजेंट हो गिवन फिनोटाइप के लिए। अभी मैंने बताया कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, या स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ। और हेट्रोजाइगस में क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस में क्या हो जाएगा, डिफरेंट एलील्स फॉर सेम कंडीशन, हेट्रोजाइगस। तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, बट ये होमोजाइगस है, और ये क्या कहलाता है बच्चों, हेट्रोजाइगस। क्लियर हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ। बहुत सारे वर्ड्स अभी तक हमने यूज कर लिए, हमने अभी तक बात कर ली, हमने स्टार्ट किया किससे, हमने जीन की बात कर ली, हमने डीएनए सॉरी एलील की बात कर ली, हमने क्रोमोसोम की बात की, उसके बाद हमने डिस्कस किया डोमिनेंट नहीं बताया आपको, उसके बाद हमने होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की बात कर ली, और ट्रेट, जीनोटाइप, फिनोटाइप। यहां तक कोई कंफ्यूजन है इन वर्ड्स में, कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट बता दो कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ।
बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे, यू विल एंजॉय इट, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। अब ये वर्ड देख लो, ये करके दिखाओ। F1 जनरेशन, क्या वर्ड आया है? F1 जनरेशन। देखो एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपके लिए, ये F1 F2 F3 वर्ड जो यूज करेंगे ना ग्रीक में, इसका वर्ड मतलब होता है फिलियल। फिलियल का मतलब होता है डॉटर। लेकिन ये नहीं समझना इससे कि सारे के सारे डॉटर से ही प्रोड्यूस होंगे, ये ग्रीक से लिया गया फिलियल, ठीक है। तो F1 जनरेशन का मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो उसको F1 जनरेशन, ठीक। और सेल्फिंग के थ्रू जो प्रोड्यूस होगी जनरेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो प्रोड्यूस होगी वो F1 जनरेशन कहलाएगी। समझ नहीं आया सर? अभी समझाते हैं। वही एग्जांपल ले लें आप वाला, अभी जो लिया था हाइट ऑफ द प्लांट वाला एग्जांपल लेते हैं। हाइट, हाइट ऑफ प्लांट आप और कोई भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दूसरा एग्जांपल समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। हाइट ऑफ द प्लांट में हमने लिया था टॉल और दूसरा लिया था ड्वार्फ। तो ये पेरेंट है, पेरेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये इनका जीनोटाइप हो गया, और ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। इधर से कैपिटल टी आएगा, इधर से स्मॉल टी आएगा, ये गैमेट्स हो गए। और गैमेट्स कंबाइन करके क्या बना देते हैं? जायगोट बना देते हैं, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। जिसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट जनरेशन। तो ये क्या हो गया? मेल और फीमेल। यहाँ पे यही तो हमने लिखा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब F2 जनरेशन के बारे में वो कैसे समझाओगे सर? वो भी समझाएंगे बेटा, कि सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन प्रोड्यूसेस F2। तो सेल्फ क्रॉस में क्या होगा? ये F1 है, हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t। ये अब पेरेंट हो गए। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स। तो दो तरह के गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल T एंड स्मॉल t, और यहाँ पे भी कैपिटल T एंड स्मॉल t। अब अगर ये वाला कैपिटल T इसके साथ जुड़ेगा तो दोनों कैपिटल T हो जाएंगे। ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे सेम कैपिटल T स्मॉल t, और यहाँ पे स्मॉल t स्मॉल t। तो ये क्या हो गई? F2 जनरेशन हो गई। बात समझ में आ गई? इनका रेशियो अब आगे बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन F1 F2 क्लियर हो गया आपको। अब उसके साथ दो वर्ड और लिखे हुए हैं वहां पे, हैप्लोइड एंड डिप्लोइड। हालांकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। हैप्लोइड का मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड डिप्लोइड का मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n। कि ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमंस में अगर बात करें, सोमेटिक सेल्स डिप्लोइड होती हैं 2n, उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो गैमेट सेल्स हैं, स्पर्म एंड एग सेल, वो हैप्लोइड होंगे, उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हैप्लोइड डिप्लोइड भी क्लियर हो गया। ठीक है जी, क्लियर। अब लास्टली दो वर्ड और हम समझा देते हैं आपको, उसके बाद मेंडल के बारे में बात करें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है, मोनो का मतलब सिंगल, कि when one character is studied at a time, when one character is studied at a time, it is known as monohybrid cross। वो क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड। एक बार में एक कैरेक्टर, ध्यान रखना, वन कैरेक्टर स्टडीड एट ए टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या कैरेक्टर लिया है? यहाँ पे हमने कैरेक्टर लिया है हाइट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे हमने कैरेक्टर लिया हाइट ऑफ प्लांट।
उसी का एक्सटेंशन है। अब देखना, तो ये पेरेंट हो गए। पेरेंट क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट। गैमेट प्रोड्यूस किए, इधर से कैपिटल टी आया, इधर से स्मॉल टी आया, दोनों कंबाइन होके क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया, या F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो गई। हाँ, एक वर्ड रह गया बच्चों, एक वर्ड रह गया आपको बताना, पहले मैं वो बता देता हूँ। एक वर्ड होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। ये वर्ड रह गया, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है कि ऐसा ट्रेट, ऐसा कैरेक्टर, ट्रेट, ऐसा कैरेक्टर which show its effect, which expresses itself। एक्सप्रेस का मतलब show its effect in the presence of other sorry, in the presence of other contrasting trait, contrasting trait, वो तो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। एंड रिसेसिव द ट्रेट which remain hidden, which remain hidden, जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता इन प्रेजेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, अदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो क्या कहलाता है? रिसेसिव। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे समझोगे आप? डोमिनेंट और रिसेसिव ऐसे समझेंगे कि हाइट की ही बात कर लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम कैरी ऑन करेंगे, दूसरा भी हाथ साथ में बता दूंगा। तो टॉल एंड ड्वार्फ, यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखना, आप यहाँ पे सिंबल्स में कंफ्यूजन नहीं करना है। सिंबल्स में क्या ध्यान रखना है आपको, कि जो डोमिनेंट ट्रेट होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ध्यान से सुनना, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे टॉलनेस है तो कैपिटल टी, एंड रिसेसिव के लिए सेम लेटर स्मॉल फॉर्म में, सेम लेटर स्मॉल फॉर्म में। ठीक, तो स्मॉल टी हो गया। अब ये हमने डोमिनेंट माना, ये प्योर टॉल है, और ये हमने क्या माना? रिसेसिव माना, ये प्योर ड्वार्फ है। क्लियर? प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। क्लियर है? टॉल एंड ड्वार्फ का केस, सिंबल्स आपको समझ में आ गए, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी आ गया, और ये कंबाइन करके F1 जनरेशन बनाते हैं। ये तो आप अब तक याद हो ही गया होगा। अब ये F1 जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, ये क्या कहलाता है? हेट्रोजाइगस। डिफरेंट एलील्स है ना इसमें, तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस। क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस। क्लियर हो गया? ये भी हेट्रोजाइगस वर्ड भी है ना। तो हेट्रोजाइगस में लेकिन होंगे कैसे? हेट्रोजाइगस में भी सारे कैसे होंगे? टॉल। क्योंकि मैंने अभी आपके लिए लिखा कि डोमिनेंट क्या होता है? which shows, which expresses itself, show its effect in the presence of other contrasting trait। तो अदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की प्रेजेंस में जो अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी का फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, ये अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। लेकिन रिसेसिव क्या है? which does not show its effect in the presence of other, which remain hidden। ये सिर्फ डबल रिसेसिव कंडीशन में ही अपना इफेक्ट दिखाएगा, ओनली इन डबल रिसेसिव कंडीशन, सिर्फ डबल रिसेसिव कंडीशन में ही अपना इफेक्ट शो करेगा। तो डबल रिसेसिव कंडीशन क्या होगी? जब दोनों स्मॉल टी होंगे। वो अभी आपको, अभी जो हम बात कर रहे थे ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो अब आप वापस से हम उस पर आते हैं। तो F1 जनरेशन में सारे कैसे हो गए? हेट्रोजाइगस हो गए, हेट्रोजाइगस टॉल हो गए सारे के सारे। अब इसका सेल्फ क्रॉस करवा दो, ये F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवा दिया।
तो सेल्फ क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी को क्रॉस करवा दिया इसे आपस में। तो दो तरह के गैमेट्स अभी हमने बात करी थी प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे भी, और दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस हुए यहाँ पे भी। अब या तो आप ऐसे मिला सकते हो इनको जैसा अभी हमने देखा था, या इस तरह से आप ये स्क्वायर्स बना सकते हो जिसको चेकर बोर्ड कहा जाता है। इट इज नोन एज चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया था, तो इसलिए इनको पनेट स्क्वायर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, देखो दोनों तरह के गैमेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए, मेल एंड फीमेल गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको पहले इसके साथ मिला दो, फिर इसके साथ मिला दो, तो अब ये क्या हो गया, ये वाला कैसा हो गया, प्योर टॉल, ये प्योर ड्वार्फ, और ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगस टॉल, ये भी हेट्रोजाइगस टॉल। तो टोटल टॉल कितने हो गए, 3, और ड्वार्फ कितने हुए, 1। तो ये फिजिकल अपीयरेंस है ना, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आई, फिनोटिपिक रेशियो क्या आई मोन हाइब्रिड क्रॉस की, 3:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या आई, 3:1। लेकिन गैमेट्स कितने टाइप के बने, 1, 2 एंड 3। तो जीनोटाइप रेशियो क्या आ गई, जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गई, 1:2:1। तो याद रखना मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो होती है 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो होती है 3:1। बात समझ में आ गई। तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे, डाई का मतलब टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट ए टाइम, टू कैरेक्टर्स आर स्टडीड एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, तो वो क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो कैरेक्टर्स को स्टडी करना है एक टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम दो कैरेक्टर कौन से लें, बताओ अपनी चॉइस के बताओ, या मैं बताता हूँ। चलिए हम कैरेक्टर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, वही सीड शेप एंड सीड कलर। दो कैरेक्टर्स हमने ले ली, सीड शेप एंड सीड कलर। सीड का शेप राउंड हो सकता है और रिंकल्ड हो सकता है, और ये येलो हो सकता है और ग्रीन हो सकता है। अब इसमें से हम इसको मान लेते हैं डोमिनेंट, पहले वाले को हम डोमिनेंट मान लेते हैं, इधर से इसको डोमिनेंट मान लेते हैं। आप इसको भी मान सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना होगा कि आपके एनसीईआरटी में इसी हिसाब से दिया हुआ है, तो पहले हम इस तरह से कर लेते हैं। तो ये डोमिनेंट है तो सिंबल कैसे लिखेंगे, जो डोमिनेंट है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में, ठीक हो गया, और रिसेसिव के लिए वही स्मॉलर फॉर्म में। इधर भी आ जाइए, कैपिटल फॉर्म में और स्मॉल फॉर्म में। ये गैमेट्स हो गए, ठीक है। अब जब एक कैरेक्टर हमने लिया था तो दो टाइप के गैमेट्स बने थे, वन कैरेक्टर टू टाइप ऑफ गैमेट्स, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं तो 2⁻n हो जाएगा, तो 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म। 2⁻n देख, तो अगर 3 होंगे तो 8 टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो हमारे पास क्या है, RRYY इंटू RRYY। राउंड येलो है, दोनों डोमिनेंट है इधर, और इधर क्या है हमारे पास, रिंकल्ड ग्रीन है, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ये पेरेंट हो गए, पेरेंट प्लांट हो गए। अब यहां से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो RY इधर से आ जाएगा, दो बार लिखोगे तो भी सेम रिजल्ट रहेगा, इसलिए मैं सिंगल लिख रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये क्या हो गए, गैमेट्स बन गए। अब गैमेट्स आपस में कंबाइन करेंगे और क्या आ जाएगी,
फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट अपना इफेक्ट दिखाता है, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो, हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो हो जाएंगे बच्चों। क्लियर हो गई बात। F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस राउंड येलो। बात समझ में आ गई। अब F1 के बाद जब हमें F2 जनरेशन निकालनी है तो क्या करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस होता है किसका, सेल्फ क्रॉस किसका, सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन। तो क्या था, हेट्रोजाइगस राउंड येलो इंटू हेट्रोजाइगस राउंड येलो। बात समझ में आई। अब दो कैरेक्टर हैं तो कितने गैमेट बनेंगे, अब ये पेरेंट की तरह करेंगे, पेरेंट प्लांट है तो दो तरह के गैमेट्स, सॉरी दो कैरेक्टर हैं तो कितने गैमेट्स बनेंगे बताओ, चार तरह के, दोनों डोमिनेंट एक साथ, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव, चार तरह के गैमेट्स बन गए। और यहाँ पे भी वही चार तरह के गैमेट्स बन जाएंगे, ये चार इसके हैं और ये चार इसके हैं, इधर मैं लिख रहा हूं, सॉरी आर वाई दोनों, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव और दोनों रिसेसिव। अब हमें क्या करना है, वही पनेट स्क्वायर बनाना है, चेकर बोर्ड बनाना है और उसमें चीजें बहुत सिंप्लीफाई रहेंगी, बहुत इजी रहेगा। बच्चों को इसी से डर लगता है लेकिन ये बहुत आसान रहने वाला है। देखो कुछ नहीं करना, पहले इससे स्टार्ट कर दो, इसको सारे चारों के साथ यहाँ पे मिला दो, ये हो गया। अब इसको अगले के साथ मिला दो, देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। इसी तरह आप पूरी की पूरी टेबल को फिल कर लो, ठीक है, देखते जाओ फिल करते जाओ, देखते जाओ फिल करते जाओ, ठीक है। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट बता दो बेटा मेरे को। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट कंफ्यूज हुए बिना आपको रेस्पेक्टिवली इनको कंबाइन करते जाना है। अब दोनों स्मॉल आर हो जाएंगे, दोनों स्मॉल कैपिटल वाई हो जाएंगे एंड लास्टली, ठीक है, दोनों स्मॉल एक कैपिटल वाई और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये डबल रिसेसिव कंडीशन होगी। अब इसका फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा, ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है आपको। देखो जहां पे भी कैपिटल आर आए तो वो कैसा होगा, राउंड होगा, याद रखना। कैपिटल वाई आए वो कैसा होगा, येलो होगा, ठीक। तो पेरेंटल गैमेट्स क्या थे हमारे, पेरेंटल कैरेक्टर क्या थे सॉरी हमारे, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंटल थे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है रिकॉम्बिनेशन भी होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन, तो राउंड के साथ क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और रिंकल्ड के साथ क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। ये रिकॉम्बिनेंट्स हो गए, ये रिकॉम्बिनेंट, ये पेरेंटल, ये भी पेरेंटल, ठीक। तो जहां पे भी कैपिटल आर आ जाएगा वो कैसे होंगे, राउंड येलो, और जहां पे भी सारे स्मॉल आ जाएंगे वो रिंकल्ड ग्रीन हो जाएंगे, ठीक। ये कंडीशन या ये कंडीशन, सॉरी हाँ राउंड में तो कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर जहां पे आ जाएगा राउंड रहेगा और ये स्मॉल वाई हो जाएंगे। रिंकल्ड में ये रहे, ये रिकॉम्बिनेंट्स बन गए। तो रेशियो क्या आएगी, 9:3:3:1। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो होती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, काउंट कर लो, देखो काउंट करो,
कैपिटल है राउंड, 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 राउंड। कैपिटल आर जहां पे भी आ रहा है सारे के सारे राउंड होंगे। ठीक है, कैपिटल आर जहां पे भी आ रहा है सारे के सारे राउंड होंगे। अब कैपिटल वाई चाहे एक बार भी है तो क्या होगा, येलो होगा। तो राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। ये भी यहाँ पे नहीं है तो ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन हो गया। ये राउंड येलो हो गया, ये राउंड ग्रीन हो गया। ये राउंड कैपिटल वाई है तो राउंड येलो हो गया, ये भी राउंड येलो हो गया। ये दोनों स्मॉल आर है। स्मॉल आर का मतलब देखो, स्मॉल आर का मतलब क्या है, रिंकल्ड है। तो ये कैसे हो गया, रिंकल्ड। लेकिन कैपिटल वाई है तो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, और ये भी रिंकल्ड येलो। लेकिन लास्ट में सारे के सारे स्मॉल है तो रिंकल्ड ग्रीन। अब काउंट करो, काउंट करो चलो। 1 2 3 4, राउंड येलो काउंट कर रहे हैं हम। 5 5 6 7, ये भी राउंड येलो होगा। 8 और 9, 9 हो गए। यही रेशियो में था हमारे, राउंड येलो 9 हो गए। रिंकल्ड ग्रीन तो एक ही है, रिंकल्ड ग्रीन भी क्लियर हो गया। अब राउंड ग्रीन कितने हैं, देखो राउंड ग्रीन कितने हैं। राउंड ग्रीन ये है, मैं इसको अलग कलर से आप, राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, एंड एक और होगा, ये रहा राउंड ग्रीन, ये रह गया था हमारा, ये 3। और बाकी कितने बच गए, राउंड येलो कितने बच, रिंकल्ड येलो कितने बच गए, 1 2 3। तो रेशो क्लियर हो गई आपकी, रेशो क्लियर, 9:3:3:1। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसमें यही दिखाया गया है, देखो पेरेंट जनरेशन राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन लिया, उनका क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए, हेट्रोजाइगस, ये वाले हेट्रोजाइगस राउंड येलो हो गए। उनका सेल्फ क्रॉस करवा दिया F1 का, तो 4 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो रेशियो क्या आ गई, 9/16, 3/16, 3/16, 1/16। यही तो हमने निकाली, 9:3:3:1। क्लियर है, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात ये आती है बच्चों मेरे कि हाउ दिस ट्रेड्स गेट्स एक्सप्रेस्ड, ये ट्रेड्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं, हाउ ट्रेड्स गेट्स एक्सप्रेस्ड। अब हमें पता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, डीएनए कोपिंग अकर्स, डीएनए कोपिंग अकर्स, यस और नो, डीएनए की कॉपी होती है। और हमें ये भी पता है कि 99.9% डीएनए सेम है सारे के सारे ह्यूमंस में, सेम इन ऑल इंडिविजुअल्स। बट फिर भी नो टू ऑर्गेनिजम्स आर कार्बन कॉपी एग्जैक्टली सेम रहे। कोई भी ऐसा नहीं है ना दो आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, ये भी मैं लिख देता हूं चलिए, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस। इसका मतलब प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, कहां पे प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम है। देयर इज एरर इन डीएनए कोपिंग, एरर इन डीएनए कोपिंग अकर्स, और एरर की वजह से 0.1% का जो डिफरेंस है, इट मेक्स द बेसिस ऑफ वेरिएशन।
0.1% का जो डिफरेंस है वो वेरिएशन का कॉज करता है और उसकी वजह से डिफरेंट एक्सप्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक, देखो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इस ऑर्गेनिज्म में ये एक कैरेक्टर है, ये दूसरा कैरेक्टर है, और ये कलर चेंज कर देते हैं, इसको क्या बना दें, तो यहाँ पे डॉट बना देते हैं। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, तो एरर हुआ डीएनए कॉपिंग में, तो दो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए। एक का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, एक में तो सेम रहा ये वाला, यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया, यहाँ पे ये कैरेक्टर सेम रहा और यहाँ पे ये कैरेक्टर भी सेम रहा। अब ये दोबारा से रिप्रोड्यूस करता है, फिर से दो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, फिर से वेरिएशन आता है, एरर आता है, और ये जो ग्रीन वाला है ये भी, इसमें भी वेरिएशन आ जाती है। अब आप देख रहे हो जस्ट आफ्टर, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, सिर्फ 2 जनरेशन के बाद ही ये इससे एंटायरली डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? और ओनली वन चेंज एट ए टाइम। हालांकि नेचर में ये चेंजेस इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं, तो इसका मतलब वेरिएशंस आर मेन रूट कॉज ऑफ डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। वेरिएशन अराइज कैसे होते हैं? वेरिएशन अराइज कैसे होते हैं? वेरिएशन अराइज हो सकते हैं बच्चों ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग। चलिए मैं अलग से लिखता हूँ, causes of variations, causes of variations, तो इसमें जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं, फिजिकल कॉजेज हो सकते हैं, म्यूटेशंस इनको कहते हैं जेनेटिक कॉज में, एंड एरर इन डीएनए कॉपी, एरर इन डीएनए कॉपी। तो इसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर वेरिएशन नेगेटिव होगा तो वो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनिज्म को और उससे उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर? अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज मेंडलिज्म। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। जस्ट ए सेकंड, ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई ना तो फिर कुछ बचता नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। He was a priest actually and he worked on गार्डन पी। ध्यान रखना है गार्डन पी पे काम किया था, क्योंकि पी एक स्वीट पी भी होता है, और गार्डन पी जिसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम पे उन्होंने काम किया। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किस पे काम किया? पाइसम सटाइवम पे काम किया, गार्डन पी जिसको कहते हैं। स्वीट पी का नाम होता है लथाइरस ओडोरेटस, इस पे काम नहीं किया, लथाइरस ओडोरेटस इस पे काम नहीं किया था मेंडल ने, याद रखना। स्वीट पे काम किया था, नो सॉरी गार्डन पे काम किया था। उसने गार्डन पी क्यों सेलेक्ट किया? मेंडल ने गार्डन पी ही क्यों सेलेक्ट किया? व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट? बताओ, बता दूं, बता दूं? चलो, नंबर 1 उसको इजिली अवेलेबल था, क्योंकि उसकी मोनेस्ट्री में उसने ग्रो कर रखे थे, इजिली अवेलेबल। सेल्फ पोलिनेटिंग है, सेल्फ पोलिनेशन होता है इसमें, सेल्फ पोलिनेशन होता है। तीसरा, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे,
जिसपे से 7 पे उसने काम किया। शॉर्ट लाइफ स्पेन है, एनुअल प्लांट है, तो बहुत सारी जनरेशन को वो इजिली स्टडी कर सकता रहा। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल थे उनके ऊपर, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल। तो इन रीजंस की वजह से मेंडल ने सेलेक्ट किया किसको, पी प्लांट को, पायसम सटाइवम को। सेल्फ पोलिनेशन होता है, इजीली अवेलेबल है, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन है एंड सो। ठीक है जी, उसने सेलेक्ट कर दिया कि यही शॉर्ट लाइफ स्पैन है, सेल्फ क्रॉस पोलिनेटेड, बाद में भी क्रॉस पोलिनेशन उसने कंट्रोल्ड करवा दिया, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड सो। ठीक, उसने मेथोडोलॉजी क्या थी उसकी, मेथोडोलॉजी क्या थी उसकी, मेथोडोलॉजी क्या थी? उन्होंने क्या किया, he studied one character at a time, he studied one character at a time, नंबर वन। दूसरा उन्होंने क्या किया, he kept statistical data of his experiments। ये रीजंस भी थे उसके सक्सेस के। और तीसरा, he performed experiments up to F3 generation, he performed experiments up to F3 generation। तो प्योर प्लांट लिए, एक कैरेक्टर एक बार में स्टडी किया, कंट्रोल ब्रीडिंग करवाई, तो वो उसकी मेथोडोलॉजी थी। उसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब ये 7 ट्रेड्स जो मेंडल ने स्टडी किए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। 7 ट्रेड्स। पहला, फ्लावर कलर। देखो डोमिनेंट कौन सा है इसमें, रिसेसिव कौन सा, दोनों ध्यान रखने आता है एग्जाम में। फ्लावर कलर में पर्पल डोमिनेंट, व्हाइट रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव। सीड कलर में येलो, राउंड येलो, अभी हमने बात करी थी सीड शेप और सीड कलर की, ये डोमिनेंट हमने इसीलिए लिए थे। और रिंकल्ड ग्रीन हमने रिसेसिव लिए थे। पोर्ड शेप, जो बाहर का जो कवर होता है उसको पोर्ड कहते हैं। पोर्ड शेप इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ हो सकता है, या कुछ दिन के बाद जब सूख जाता है तो आपने देखा वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मुरझा जाता है। पोर्ड कलर वायलेट ग्रीन होता है, बाद में येलोइश हो जाता है। एंड प्लांट हाइट मतलब स्टेम की लेंथ, टॉल और ड्वार्फ। ये 7 ट्रेट मेंडल ने स्टडी किए थे बच्चों। ठीक है, 7 ट्रेट मेंडल ने एक्सक्लूसिवली स्टडी किए थे। ठीक है, मेंडल ने क्यों स्टडी किए वो भी आपको बता दिया। अब बेस्ड ऑन हिज रिजल्ट्स मेंडल ने कुछ लॉज प्रपोज किए जिनको मेंडल्स लॉज भी कहा जाता है। उसमें से पहला होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब वो टर्मिनोलॉजी आपके काम आने वाली है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कुछ अलील डोमिनेंट है और कुछ रिसेसिव है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन। बिल्कुल जी, या ये हो सकता है। अगर ये पेयर हेट्रोजाइगस है, अगर ये पेयर हेट्रोजाइगस है, वन विल ऑलवेज शो इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर। तो पेरेंट विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जब क्रॉस करवाए जाते हैं तो एक फॉर्म ज्यादा अपीयर होती है, एक फॉर्म सॉरी ज्यादा अपीयर होती है, अपना एक्सप्रेशन शो करती है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो F1 का सेल्फ क्रॉस करवाया हमने, सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन करवाया, यही तो था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे 2 तरह के गैमेट्स बने थे। तो ये प्योर टॉल या होमोजाइगस टॉल हो गया, ये प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया, और 2 हेट्रोजाइगस। तो बताओ फटाफट, फिनोटिपिक रेशियो क्या, एक कैरेक्टर लिया है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। फिनोटिपिक रेशियो क्या है और जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 3 टोल 3:1, लेकिन 3 टाइप के गैमेट्स 1:2:1। एक अपना इफेक्ट ज्यादा दिखा रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट, which show its presence in the presence of other contrasting trait, while other which remain hidden or unexpressed is known as recessive। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है बच्चों, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है।
क्लियर है, याद रहेगा। अब दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि ऑर्गेनिज्म के पास दो अलील है हर जीन के लिए, बिल्कुल दो अलील है, टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ। इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें लेकिन ये होगा, बट दे कैन ओनली पास वन। ये दो थे, ये दो थे, कैपिटल वाई थे, एक गया इसके पास, एक गया यहां से आया, हेट्रोजाइगस बन गया F1 जनरेशन में। ठीक है, ठीक। येलो और ग्रीन लिया हमने, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है फिर से, तो रेशो क्या आ गई पनेट स्क्वायर के हिसाब से 3:1, 3:1। क्लियर। और तीसरा लॉ क्या है, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। देखो नाम में ही सारा सारा खेल है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, असॉर्टमेंट का मतलब सेपरेट होना, सेग्रीगेट होना, कि अपने आप अलग हो जाता है। आप खुद का एग्जांपल लेके देखो बेटा, आपके बॉडी में स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, लेकिन क्या स्किन कलर आई कलर को इंटरफेयर करता है, या आई कलर हेयर कलर के साथ इंटरफेयर करता है? नहीं करता। सारे के सारे कैरेक्टर, सारे के सारे ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो ये लॉ भी यही कहता है कि अशॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेट फ्रॉम अदर, वन पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम अदर। राउंड येलो रिंकल ग्रीन था, लेकिन यहाँ पे देखो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग अलग हो गया। तो हर कैरेक्टर को पूरा चांस मिलता है अपना इफेक्ट दिखाने का, अपना एक्सप्रेशन दिखाने का। ठीक है, इसका मतलब अलील जो है, एक जो जीन से रिसीव हुआ है, वो दूसरे जीन के अलील को इन्फ्लुएंस नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। क्लियर है। तो ये तीन लॉ मेंडल ने दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इन दोनों लॉ को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन करना है, वहां पे कंपैरिजन करना है, तो एक से ज्यादा कैरेक्टर लेना है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस से। वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मोनो हाइब्रिड से लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन, एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये जो बात मैंने पहले बताई थी कि ट्रेड कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, कि डीएनए जो है सेल में, वो इंफॉर्मेशन सोर्स है फॉर मेकिंग ऑल द प्रोटीन्स। सारे के सारे प्रोटीन्स डीएनए की हेल्प से ही बनते हैं, है ना। अब डीएनए का वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, डीएनए का वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसको हम जीन कह रहे हैं। हाइट ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ हार्मोन, जीएच, जीएच ग्रोथ हार्मोन। अगर जीन एफिशिएंट है तो ज्यादा हार्मोन की जरूरत पड़ेगी और प्लांट ग्रो हो जाएगा टॉल। कैसे? देखो, बताने से शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, सिंप्लीफाई करते हैं। सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए में प्रोटीन है, यही तो हमने कहा था। पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। अब एक जीन एक फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है, वन जीन रेगुलेट वन फंक्शन। अब हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे फंक्शन का, प्लांट की हाइट का, प्लांट की हाइट का। अब प्लांट हाइट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ हार्मोन, प्लांट हाइट इज कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ हार्मोन। अब मान लो ये जीन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है,
जीन की प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग है तो प्लांट की हाइट नॉर्मल रहेगी। अगर ये एक्सेस में है, जीन एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब प्रोटीन एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो जायंटिज्म टॉलनेस हो जाएगी। अब ये कम में प्रोड्यूस हो रहा है, लेस है, तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। इसका मतलब है जीन की फंक्शनिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है? प्रोटीन। एंड प्रोटीन को कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए। तो डीएनए इज द अल्टीमेट गेम चेंजर, है ना। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ये दोनों अफेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ये अफेक्ट हो जाएगा। तो इन दिस वे जो कोपिंग है डीएनए की वो इंपॉर्टेंट है। मैंने यही बताया था, एरर जो है डीएनए कोपिंग में उसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं, उसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। तो बोथ द पेरेंट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 50% फादर से आता है, 50% मदर से आता है। तो दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट कॉपी ऑफ द सेम जीन, है ना। वही एग्जांपल टॉलनेस और शॉर्टनेस का है। F1 जनरेशन में दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट है वो अपना एक्सप्रेशन दे देता है, डोमिनेंट अपना एक्सप्रेशन शो कर देता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब थोड़ा सा मेंडलिज्म से अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको। एक चीज बताता हूँ, मेंडलिज्म खत्म कर देंगे उसके बाद। अब हमने बात करी थी डाई हाइब्रिड क्रॉस की। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने जो रिजल्ट हमारा आया डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1, क्या वो सही भी है कि नहीं है? तो उसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक? तो देखो, आपको पता है मोनो हाइब्रिड की रेशियो क्या आती है? मोनो हाइब्रिड रेशियो क्या आती है? 3:1। अब आपने डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर लिए थे, सीड का शेप लिया और सीड का कलर लिया, राइट। राउंड, राउंड, रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन। अब देखो, राउंड कितने थे हमारे पास? हम उसी पे चलते हैं। राउंड कितने हैं हमारे पास? 9 + 3, टोटल कितने हो गए? 12। तो राउंड कितने हो गए हमारे पास? 12। और रिंकल्ड कितने हैं हमारे पास? रिंकल्ड कितने हैं? 3 and 1, 4। तो रेशियो क्या आ गई? 3:1 आ गई। लाइकवाइज इसमें भी 12 × 4, 3:1 रहेगा। तो अगर हमारी मोनो हाइब्रिड की सेपरेट रेशियो 3:1 आ जाती है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपकी जो रेशियो आई है वो एकदम सही है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके। अब दूसरा पार्ट है इसका, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड या डिटरमिन किया जाता है बेस्ड ऑन जेनेटिक मटेरियल, इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सेक्स डिटर्मिनेशन दो तरह का होता है, एक क्रोमोसोमल होता है, एक एनवायरमेंटल भी होता है। क्रोमोसोमल एंड एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अभी ये जो डेफिनेशन है ये क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन की है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। जैसे टर्टल्स में टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर 16 से 23 डिग्री सेल्सियस का है तो इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर प्रोड्यूस। लेकिन बियॉन्ड 23 डिग्री सेल्सियस मोर फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड, मोर फीमेल्स आर प्रोड्यूस्ड। इसी तरह मोलस्क में पोल्यूशन का लेवल, की ज्यादा पोल्यूशन लेवल हो जाता है तो मेल फीमेल्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। पोल्यूशन का लेवल कम होता है, मेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये वेरी करता है। अब बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स के हैं
उसमें से 22 पेयर्स जो सोमेटिक सेल्स की डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेंटेनेंस के लिए होते हैं, उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। और जो लास्ट पेयर है XX in female and XY in male, it is known as सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम ही डिटरमिन करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। इट इज ए रैंडम प्रोसेस, 50-50% चांस होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में मिसकंसेप्शन है, फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है फॉर बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कैसे, आपको अब समझ में आ जाएगा। देखिए, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के हैं एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है। मेल में XY आता है, इसको मेल हेट्रोगैमेटी भी कहा जाता है। मेल हेट्रोगैमेट है क्योंकि दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, X एंड Y। फीमेल होमोगैमेटिक है, सिर्फ XX प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम, सॉरी ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम की बात की है कि मेल और फीमेल में सिमिलर होंगे अगर ऑटोसोम्स हैं तो, और सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अब कैसे होता है ये देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब फीमेल में तो सिर्फ XX है, लेकिन मेल में XY क्रोमोसोम है। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फीमेल से तो सिर्फ X ही आएगा ना, लेकिन फादर से, क्योंकि वो हेट्रोगैमेटिक है, तो X और Y दोनों आएंगे। अगर फादर का X मदर के X के साथ कंबाइन करता है तो गर्ल चाइल्ड, और अगर फादर का Y मदर के X के साथ जुड़ता है तो बॉय चाइल्ड इज बोर्न। तो ये 50-50% का चांस है। ठीक है ना। लेकिन अगर ब्लेम भी करना है तो किसको करूं? तो सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमिन्ड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम फादर। फादर से अगर वाई आ रहा है तो बेटा होगा, फादर से भी अगर एक्स आ रहा है तो बेटी होगी। मदर के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, तो ब्लेम कर ही नहीं सकते। एक्चुअली किसी को भी नहीं कर सकते, बिकॉज रैंडम फ्यूजन 50-50% चांस होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसके अलावा एक चीज लास्टली मैं और बता दूं आपको, हमारे सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन भी स्टार्ट हो गया। हमारी सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन है कि अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है, एंड इट इज ड्यू टू मिसयूज ऑफ ए टेक्निक नोन एज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक का मिसयूज करके। अब ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एक्चुअली एक बहुत अच्छी टेक्निक डेवलप की गई थी, डेवलप्ड टू चेक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। लेकिन लोगों ने इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया और इसलिए इसको बैन कर दिया गया। इट इज बैंड नाउ। वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज करने लगे। तो बच्चों, दिस इज योर चैप्टर। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई किंतु परंतु है, कोई इफ बट है, तो हम है ना आपके लिए। बायोनिधि RRG पर आओ। हालांकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर भी अगर रहता है तो लिखो कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हो तो करो सब्सक्राइब, दबा के शेयर और लाइक कर दो। दिस इज द ओनली थिंग वी गेट फ्रॉम यू पीपल, है ना। फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है, तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करके आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कीप स्टडिंग, सी यू सून बच्चों।